हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है, जो डिस्कशन है, वो काफ़ी अहम है, जो आपको जानना चाहिए। और इसी मुद्दे पर हमने एक इंग्लिश में भी वीडियो रिकॉर्ड किया है। जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो इंग्लिश में उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब से कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट हुआ है, सभी लोग क्रेडिट लेने की होड़ में दौड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर लेना भी चाहिए, ये फाइट होना चाहिए, कंपटीशन है, डेमोक्रेसी है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू टेक क्रेडिट। लेकिन कुछ सवालें जो होती हैं वो बड़ा परेशान करती हैं और वो जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं। आज उनके नेता क्रेडिट के होड़ में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो शुरू से ही, उनकी स्थापना, उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा से ही कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। वो ऐसे ऐसे सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, वो हमेशा से जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय को सपोर्ट किया है। क्या आपको लगता है ऐसा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है जैसा ये लोग बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, लोग हिस्टोरिकल फैक्ट को छुपा रहे हैं। जो हिस्ट्री का फैक्ट है, जो इन लोगों ने किया है, उसको ये छुपाने का प्रयास है, उस पर पर्दा डालने का प्रयास है। और ये आपके प्रेशर की वजह से, ये हमारे और आपके प्रेशर की वजह से है। जो दलित पिछड़े हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके प्रेशर की वजह से। भारत के लोग चाहते हैं कि इस देश का अगर मुकम्मल विकास करना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो वी नीड कास्ट सेंसस, ऑथेंटिक कास्ट सेंसस, ताकि लोगों की संख्या पता चले, लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहां कहां कितना है, ये पता चले। और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता और नेता ऐसे अब बात कर रहे हैं जैसे ये शुरू से ही इसी के समर्थक रहे हैं और इन्हीं ने सबसे अधिक लड़ाई लड़ी है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, उसका आइडियोलॉजी आप जानते हैं, उस संगठन की संरचना आप जानते हैं कि वह एक जाति का वर्चस्व वाला संगठन है। वो लोग ये सोचते हैं कि भारत देश के सबसे बड़ा बौद्धिक वर्ग एक जाति है। जो पुरातन संस्कृति आपकी थी, सनातन संस्कृति जिसको कहते हैं, वो लागू कर देंगे तो ये भारत विकसित भारत बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जो कि छलावा है, जो कि छलावा है। वैदिक काल में या उस काल में भारत कभी विश्व गुरु नहीं था। ये बौद्धों के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मगध साम्राज्य के काल में भारत विश्व गुरु था। उतना बड़ा साम्राज्य किसी ने कभी नहीं बनाया। लेकिन वो लोग कभी बौद्ध काल का नाम भी नहीं लेते। हम ये बताना चाहते हैं कि इनका हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, वो हमेशा सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का विरोधी रहा है। आप इनके बयानों को उठा करके देख लीजिए। हमेशा इन लोगों ने बोला है कि जाति इस देश को विभाजित कर देगी, जबकि सच्चाई ये है कि इनका सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सांगठनिक संरचना जो है, वो जाति पर आधारित है। वो सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि नहीं है, सामाजिक न्याय के विरोधी संगठन है ये लोग। और हमेशा से आरएसएस ने इसका विरोध किया। एक तरफ वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं ऊपरी तौर पर कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन कभी इनके संगठन के द्वारा ये आपने सुना है कि हम जातिवाद का विरोध करते हैं, जातीय शोषण का विरोध करते हैं, जातीय संरचना जो समाज में अभी भी बरकरार है उसको हम खत्म करना चाहते हैं? कभी आपने सुना है कि जाति के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, किसी धरना पर बैठा हो, कोई पिटिशन दिया हो? उल्टे इनके जो भी नेता रहे हैं, आइडियोलॉग रहे हैं, उनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। उनका यही तर्क होता है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा इसेंस जो है वो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और उस हायरार्की को बना करके रखना चाहिए, उसको बना करके रखना चाहिए। उसी पर आधारित हमारा व्यवहार, विचार, संस्कृति सब होना चाहिए। उसे धर्म के आड़ में छुपा करके, कब्र में, लबादा में उड़ा करके ये बताते हैं कि यही धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये सत्ता की संरचना है,
इस धर्म का इस्तेमाल वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए करते हैं। और आरएसएस ने कभी भी सामाजिक न्याय का सपोर्ट नहीं किया है, वो हमेशा सामाजिक न्याय का विरोध किए। सामाजिक न्याय का एक एस्पेक्ट है रिजर्वेशन, उसने हमेशा जाति आधारित रिजर्वेशन नहीं है, इस बात को आप नोट करिए। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन डिसाइड करने के लिए जाति का सहारा लिया गया, वो उस आधार पर पिछड़ापन तय किया गया। लेकिन ये लोग क्या प्रोपगेट करते हैं आपको, जाति आधारित रिजर्वेशन है। अरे भाई, जाति आधार पर ही उन लोग का शोषण हुआ है। इस देश में शोषण किस आधार पर हुआ है? लोगों के साथ असमानता किसके आधार पर हुआ है? लोगों के साथ अन्याय किस आधार पर हुआ है? और आज भी जो उनके साथ हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? जब इतने ही हिंदुत्व में न्याय के आदर्श हैं, तो आज जातीय दंभ क्यों आप बरतते हैं? और वही लोग जो इससे शोषित थे उसका इस्तेमाल करने लगे अपने हक को मांगने के लिए, संसाधनों में अपना प्रतिनिधित्व मांगने लगे, हिस्सा मांगने लगे, तो आज जाति खराब हो गई। इतने सालों से आप सब चीज जाति के आधार पर कर रहे हैं, जाति के आधार पर धार्मिक प्रिविलेज आप ले रहे हैं, राजनीतिक प्रिविलेज ले रहे हैं, एक जाति का सारे संसाधनों पर आपने दबदबा बना के रखवा दिया, एक अधिकार करा दिया, तब जाति खराब नहीं थी। और आज वही लोग हिस्सा मांग रहे हैं तो जाति खराब होने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह जनसंघ का आप उदाहरण उठा सकते हैं। जनसंघ हमेशा जमींदारों और उच्च जातियों का समर्थक रहा है, उनके नैरेटिव को उसने हमेशा उठाया। अब मदन मोहन मालवीय से लेकर के सावरकर से लेकर जितने लोग हैं उनको आप उठा करके देखिए ना, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं क्या? प्रतिनिधित्व की बात करते हैं क्या? शोषण खत्म करने की बात करते हैं क्या? और करते भी हैं तो बहुत ही सिंबॉलिक और टोकन के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कौन नहीं जान रहा है? निश्चित तौर पर जनसंघ जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो उसमें वो शामिल था, लेकिन उसमें भी उनका इतिहास आप उठा करके देखिएगा तो हमेशा इस मुद्दे को उन्होंने डाइल्यूट करने का कोशिश किया है। कौन नहीं जानता है कि जब इस रिपोर्ट को लागू करने की बात हुई बीपी सिंह सरकार के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या किया था? आप प्रत्यक्ष करिए या अप्रत्यक्ष करिए, क्या हमको याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि इसी मंडल की पॉलिटिक्स, जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स थी, निश्चित तौर पर इसका भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि सही मायने में मंडल पॉलिटिक्स के द्वारा, सामाजिक न्याय पॉलिटिक्स के द्वारा सभी जातियों को माकूल प्रतिनिधित्व मिला या नहीं मिला, समानता स्थापित हुई या नहीं हुई, उसके खामियों को दूर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन इस बात का तो जवाब खोजा जाएगा ना कि आपके संगठन ने, आपकी पार्टी ने, जो सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरक्षण है, जब उसको लागू किया गया तो आपने इस देश में हिंसा भड़काने का काम किया। इस देश में जब सामाजिक न्याय की राजनीति जोर पकड़ रही थी तो आप हिंदू और मुसलमान की राजनीति को धार दिया, जो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन का विरोधी है। धर्म पर आधारित राजनीति आपने इसीलिए किया ताकि हिंदू के नाम पे इनके जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएं, डाइल्यूट हो जाएं, उस आधार पर कोई बात नहीं होना चाहिए। जब आप आरक्षण और सामाजिक न्याय के इतने ही बड़े समर्थक थे तो क्यों नहीं जातीय जनगणना का आपने समर्थन किया? क्यों नहीं आरक्षण का खुलेआम आपने समर्थन किया? तो आपको डर होता है कि हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा, हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा तो वोट, जो गुलाम वोटर्स हैं ओबीसी SC ST, वो कैसे हमको वोट देंगे? तो आप हिंदू होने के नाम पे उनके धार्मिक मानसिकता का इस्तेमाल करके आप केवल सत्ता में रहना चाह रहे थे, और आपने कभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे को सपोर्ट नहीं किया है। और आज इनके प्रवक्ता ऐसे कह रहे हैं जैसे इनसे बड़ा सामाजिक न्याय का पुरोधा कोई हुआ ही नहीं है, जबकि इनका पूरा इतिहास सामाजिक न्याय का विरोधी रहा है और सामाजिक अन्याय जो हुआ है उसका समर्थक रहा है, और समानता का समर्थक रहा है, जमींदारी व्यवस्था का समर्थक रहा है, सामंती व्यवस्था का समर्थक रहा है। जाति आधार पर जो एक अधिकार है इस समाज में उसको बनाए रखना चाहता है वो। तो ये बातें आपको समझनी होंगी। और आज जब मोदी सरकार, और यही मूल सवाल है कि आज मोदी सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा? मोदी जी भी इलेक्शन में
आप सोचिए, जब ये बात हो रही थी, जब नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं राहुल गांधी जब ये मुद्दा उठा रहे थे, तो क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था कि इसमें यहां तो 4 ही वर्ग हैं। उन्होंने वर्ग की बात की थी। ये वर्ग की बात आरएसएस का वर्ड नहीं है। ये शब्द आरएसएस और भाजपा का नहीं है। ये वर्ग की कल्पना जो है, या वर्ग की बात जो है, ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट करते हैं। और 4 ही वर्ग है कहते हैं। एक वर्ग युवा है, एक वर्ग महिला है, एक वर्ग किसान है, और एक वर्ग गरीब है। लेकिन ये 4 वर्ग हैं, तो ये जो गरीब हैं, उस गरीब में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, ये तो पूछा जाएगा ना आपसे। और इन्होंने कास्ट के इशू को ही डाइल्यूट करने की कोशिश की। वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। और यहां तक उन्होंने कह दिया, जब नेता प्रतिपक्ष ने ये सवाल उठाया कि भाई हम तो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, और फिर जिनका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब उन्होंने कहा तो इन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और जो महागठबंधन था, इंडिया अलायंस था, उस पर आरोप लगाया कि ये लोग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो धन का जो वितरण है, उसको इस रूप में करना चाहते हैं। मतलब उनके जो पूंजीपति दोस्त से जो प्राइवेट सेक्टर और कुछ जातियों का जो समूह है, जो पूरे संसाधनों पर एक अधिकार बनाए रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब आने लगी तो उनका खून खौलने लगा। लेकिन जब संसद ये लोकसभा के चुनाव में जब सीटें घटी, तो ये सोचने लगे, और मैं उस समय भी बोला था कि आने वाले समय में जातीय जनगणना कराएंगे। और इसलिए कराएंगे क्योंकि वो वर्ग इनको अपना दुश्मन मानने लगेगा। कि आप ओबीसी की बात करते हैं, रोज बताते हैं कि हम ओबीसी हैं। अरे जब एक कास्ट ही नहीं मानते आप, जाति ही नहीं मानते आप, जाति व्यवस्था है, जातिवाद है इस देश में, ये मानते ही नहीं, तब किस बात के ओबीसी हैं आप? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कंट्राडिक्टरी है, खुद कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ये प्रेशर भारतीय लोगों का है, यहां के लोगों का है, भारत के लोगों का है। ये उनका प्रेशर है कि कास्ट सेंसस आपको करना होगा, और नहीं करिएगा तो आने वाले समय में जहां भी चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पर ये चुनाव को भी ध्यान में रख के किया गया, वो चाहे तमिलनाडु का चुनाव हो, केरला का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, ये चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया फैसला है। लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और जरूरी फैसला है। हम इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने ये डिसीजन लिया। मोदी सरकार को, कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन इतिहास बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे इतिहास में सामाजिक न्याय का जो पक्ष है उसका क्लेम ये कर रहे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ही ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। विपक्ष ने किया है। निश्चित तौर पर उनकी गलतियों को भी देखने की जरूरत है। वो लंबे समय से सरकार में रहे, या कहें कि कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे समय से इस देश में सरकार चलाई है, लेकिन उसने नहीं किया। उसके ऐतिहासिक गलती को कोई माफ नहीं कर सकता है, और शायद उस ऐतिहासिक गलती का ही एहसास है कि आज कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक जातीय जनगणना की बात कर रही है। सामाजिक न्याय के उस पक्ष जो आरक्षण है, उसमें आरक्षण को की सीमा को तोड़ने और उसे बढ़ाने का डिमांड कर रही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, क्योंकि वो जान रही कि आज ओबीसी के लोग अवेयर हो रहे हैं, उनके बिना हम सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। निश्चित तौर पर इससे बहुत फायदा होने वाला है, बहुत अधिक फायदा होने वाला है। बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो इतने प्रिविलेज उठा रही थी, उनकी प्रिविलेज खत्म भी हो सकती है, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो। लेकिन इससे एक्यूरेट पता चलेगा कि किनके पास संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है या संकेंद्रण हो रहा है। इससे पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या और कितने संसाधनों पर वो एक अधिकार बना के रख रहे हैं। ये उच्च जाति हो चाहे नीचे के तबके हैं, सबके बारे में पता चलेगा। और जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो किस तरह का पॉलिसी आप बनाएंगे?
तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि जो भारतीय जनता पार्टी आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है और विपक्ष को गाली दे रही है कि आपने तो आपके सरकार में नहीं किया, एक एक सिलेक्टिव अप्रोच आप क्यों लेके चल रहे हैं? आप एक एक डिसीजन लिए और उसको इतना ज्यादा मतलब आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सामाजिक न्याय का समर्थक कोई नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि इस डिसीजन से पहले जो भी डिसीजन आपका रहा है वो सामाजिक न्याय का विरोधी रहा है। आपके नेताओं ने हमेशा सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चोट करने का कोशिश किया है, चोट किया है, और हिंदू मुसलमान के नाम पर उनसे केवल वोट लिया, उनका हक नहीं दिया, हकमारी की है आपने। लेकिन आज उसी जनता का जिसका हकमारी आपने किया है आज जागरूक हो रही है, और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। जब ये डेटा आएगा, लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उस पर विचार होगा, विमर्श होगा, बहस होगा, तो और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो और जागरूक होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस भारत की जनता है, और खास करके वो लोग जो वर्षों से इस विशेषाधिकार के, जाति के विशेषाधिकार का फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा वो भी न्यायप्रिय बने, थोड़ी मानसिकता बदलें। ये देश केवल आपका नहीं, आप मुट्ठी भर हैं और चाहते हैं कि सारे संसाधनों पर हमारा कब्जा रहे। आप इफिशियंसी और मेरिट की बात करते हैं, ये छलावा है। आप उस विशेषाधिकार और शोषण की मानसिकता को बचाए रखना चाहते हैं इस नाम पर, लेकिन अब कोई गुमराह नहीं होने वाला है। अब सब कोई समझता है इस बात को, हम भी समझते हैं, पढ़ने और लिखने वाला हर व्यक्ति समझता है, और पढ़ने लिखने वालों की ये जिम्मेवारी है कि इस साजिश को, इस मानसिकता को लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग एकाधिकार बनाए हुए हैं सारे संसाधनों पर, उनको वहां से उखाड़ कर फेंकें, अपना हक लें, अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। और आने वाले समय में ये जरूरत पड़ेगी आपको कास्ट सेंसस के बाद। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये लड़ाई का एक मुकाम है जब भारत के सरकार को जनता के दबाव में झुकना पड़ा कि कास्ट सेंसस किया जाएगा, और इसकी अगली अब लड़ाई हमें लड़नी होगी। इस पर ध्यान रखना होगा कि कास्ट सेंसस ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ दबाया तो नहीं जा रहा है। ये हमको और आपको अवेयर रह के कराना होगा, और उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी सामाजिक न्याय के बहुत सारे जो और मुद्दे हैं, जो मंडल कमीशन के और रिकमेंडेशन है, उनको लागू कराने का। जो आरक्षण की सीमा बनाई गई है उसको तोड़ने का, समाज के संसाधनों में, राज्य के संसाधनों में जो हकमारी है उसको देखने का, और वहां अपना हक सुनिश्चित करने का। प्राइवेट सेक्टर जो हम लोगों के टैक्स पर जीता है उसको टैक्स फ्री दिया जाता है, टैक्स फ्री किया जाता है, टैक्स माफी दी जाती है। भारत सरकार बहुत तरह के उसको सपोर्ट देती है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो हम और आप देते हैं जीएसटी के रूप में और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, और वो कहते हैं कि हमारा कैपिटल है, और उससे वो फायदा कमा रहे हैं। लेकिन जब आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में देने की बात आती है तो कहते हैं कि ये इंटरप्रेन्योरशिप है, ये क्रिएटिविटी है, हमारा मेहनत है। अरे भाई, तो भारत सरकार का जो फायदा तुम ले रहे हो वो छोड़ दो। हम जीएसटी पे कर रहे हैं, जनता पे कर रही है, और उसका फायदा उठाने के बाद तुम कहते हो कि ये हमारा कैपिटल लगा है, हमारा मेहनत लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मानसिकता सरकार की ठीक हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो आरक्षण की बात हो रही है, उस आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से होना चाहिए। ये पता किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट में किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं में कितने ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। तो ये लंबी लड़ाई है दोस्तों, और इस लंबी लड़ाई में जो भी पार्टियां क्रेडिट लेने के होड़ में हैं, उनका भी इतिहास खंगालिए। क्या उनका इतिहास रहा है, किस तरह से परिवारवादी पार्टियों ने, जो वंशवादी राजनीति के पक्षधर पार्टियां हैं, उन लोगों ने किस तरह से आपके प्रतिनिधित्व के सवाल को एक परिवार तक और एक जाति तक सीमित कर दिया। ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल बहुत अनुत्तरित हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है और लोग दे नहीं रहे हैं। सामाजिक न्याय का यह भी मतलब नहीं होता कि कुछ खास जातियां ही केवल उसको फायदा उठाएं और बताएं कि सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का मतलब वंशवाद नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब एकाधिकार नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब
एक ही परिवार का परिवारवाद नहीं होता, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये जातीय जनगणना होगा तो और क्लियर होगा कि संसाधनों पर, अब मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लीजिए कि यूनिवर्सिटी में अगर ओबीसी के लोग अगर जा रहे हैं तो उस ओबीसी में सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है, किनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ओबीसी के नाम पे कौन सबसे ज्यादा अधिक मलाई खा रहा है। ये भी सवाल पूछे जाने चाहिए और ये पूछा जाएगा। जब ये डेटा आएगा तो और पूछा जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो अभी क्रेडिट ले रही है, क्रेडिट तो अब लेना ही चाहिए, वो लेगी भी, लेकिन इतिहास बहुत अच्छा नहीं है सामाजिक न्याय का इनका। हमेशा इनके नेताओं ने विरोध किया है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी में भी सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग आ रहे हैं, सामाजिक न्याय और संविधान के मूल भावना को समझ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को समझ रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है। एटलीस्ट इस बात की जीत है कि इस देश में मनुवादी संविधान नहीं चलेगा। इस देश में जाति आधारित जो आप हायरार्की बना रखे हैं, शोषण की व्यवस्था बना रखे हैं, जिसमें एक जाति को सबसे ऊपर सर पे बैठा दिया जाता है जबकि उनकी मामूली संख्या है, वो अब नहीं चलेगा। शोषण आधारित आपकी मनुवादी सोच नहीं चलेगी, ब्राह्मणवादी सोच नहीं चलेगी। यहाँ पर हिंदुत्व का आइडियोलॉजी ये हिंदुओं के अध्यात्म और उनकी संस्कृति को बढ़ाने का नहीं, बल्कि एक विचारधारा को बनाए रखने का है। वो है ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा। हिंदुत्व विचारधारा है, हिंदुत्व धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। ये बात आपको समझना होगा और इनका इतिहास समझना होगा। ये बात समझिए। आप जितना अवेयर होंगे ये घुटना टेकेंगे, जितना आप अवेयर होंगे सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत होगी। जितना एसर्ट करेंगे, एसर्ट करिए, सवाल पूछिए अपने प्रतिनिधित्व पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, अपने हक पर, संसाधनों में हम कितने हैं, इस हक पर आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। सोए रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। और आपके ये जगने का परिणाम है, ये काबिले तारीफ है। आने वाले समय में आप सवाल पूछिए, लड़िए, जागरूक होइए, जागरूक बनाएं, अपने जनरेशन को बताइए कि आपका हक किसने खाया है। आप अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा, ये बताना होगा लोगों को, और तभी जाकर के एक भारतीय संविधान में जो सपना देखा गया, आदर्श देखा गया है समानता का, न्याय का, वो पूरा होगा। तो इस लड़ाई में सभी लोग लड़ें, इस लड़ाई को समर्थन दें, सरकार को मजबूर करें, ये काम जितना जल्दी हो सके वो करें, और उसके बाद इसके आगे की जो प्रक्रिया है सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का, उसका लड़ाई आगे बढ़ाया जाए। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है आपसे भी और बाकी लोगों से भी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय टुडेज वीडियो. So thank you so much for your support, your love, and your commitment. So thank you so much. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. Thank you.